नमस्कार दोस्तों, आज एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ 10वीं कक्षा के फिजिक्स के चौथे वीडियो लेक्चर्स के साथ। इससे पहले के प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। आप वहां से जाकर के संपूर्ण वीडियो लेक्चर्स को पहले देख लें ताकि आपको यह वीडियो लेक्चर्स को समझने में आसानी हो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में हमने लिखा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो अथवा वक्र हो। ठीक है, ये इस दर्पण का डेफिनेशन हुआ। तो हम इस डेफिनेशन के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण है। सबसे पहले हम शब्दों से ही पता कर लेते हैं। गोलीय दर्पण कहने का अर्थ वह दर्पण जो एक गोले से तैयार हो। तो दर्पण तो किसी लकड़ी का नहीं होता है, वो तो किसी कांच का होता है। तो मान लेते हैं कांच का एक गोला है हमारे पास, और यहां पर और एक और बात, सुंदर सी बात है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले, यहां पर एक शब्द आया है खोखले गोले। खोखले गोले शब्द का अर्थ होता है कि उसके बीच का जो अंदर का जो स्पेस है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए, वो भरा नहीं होना चाहिए, है ना। इसका परावर्तक का एक भाग हो, मतलब कोई भी एक भाग उसका परावर्तक सतह होगा। और हमें पता है किसी भी कांच को जब हम एक तरफ उसको रजतित कर देते हैं और रजतित कर देने के बाद उसके एक तरफ को हमने रजतित किया और दूसरा तरफ हमारा क्या कहलाता है, परावर्तक सतह। और जब वह परावर्तक सतह कहला गया तो यही तो होता है दर्पण। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस दर्पण में क्या होगा कि जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, या हम उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह वक्र हो। वक्र मतलब टेढ़ा। तो अगर इस दर्पण में हम बात करें तो यहाँ जो हमारे पास ये गोला है और इस गोले में से हम बात करते हैं इस आकृति की, इस कांच के टुकड़े को हमने इतना भर तोड़ लिया। पूरे गोले का दर्पण तो नहीं हम प्रयोग में लाएंगे, तो उसके किसी एक हिस्से को हमने कट कर लिया। तो आप इसको कैसा देख रहे हो, आप देख रहे हैं कि यह वक्राकार है, अर्थात यह कर्वेचर है, यह वक्र है। तो इसी को जब हम एक तरफ, किसी भी तरफ, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो तरफ, इसमें हम दो तरफ रचित कर सकते हैं। या तो हम अगर नाम लिखें तो इस तरफ का नाम लिख देते हैं ए, उस तरफ का नाम लिख देते हैं बी। इसका दो पार्ट हो गया, दो सतह हो गया। आप दोनों सतह में से किसी एक सतह को रचित करोगे तो दूसरा सतह परावर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप अंदर से रचित करोगे तो परावर्तक सतह बाहर होगा, जब आप बाहर से रचित करोगे तो परावर्तक सतह अंदर होगा। तो कहने का मतलब गोलीय दर्पण से हमें दो बातें समझ में आ रही है। तो आइए हम इन सारी बातों को पहले लिखते हैं। तो हमने लिखा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, जिसे अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहा जाता है। इसका डेफिनेशन लिखा, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह भीतर हो, अथवा इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसकी बाहरी सतह को रचित या कलई की जाती है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा उत्तल दर्पण, अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर। इसका डेफिनेशन लिखा, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर हो, अथवा दूसरे शब्दों में जिसकी भीतरी सतह को रचित या कलई की जाती है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। अभी आपको मैंने तुरंत ही कहा था कि गोलीय दर्पण कुछ ये गोले टाइप का होगा और गोलीय दर्पण में क्या होगा, ये किसी खोखले गोले का एक भाग होगा। एक भाग अर्थात अगर हम उसे बाहर से रचित करेंगे तो परावर्तक सतह अंदर होगा, या फिर अंदर से रचित करेंगे तो उसकी परावर्तक सतह बाहर होगा। मान लेते हैं हम इस तरह से एक बना लेते हैं, हम कहीं से टुकड़ा इसका कर लेते हैं। आइए, हमारे पास इसी गोलीय दर्पण का दो टुकड़ा आ गया। अब यहाँ पर क्या बात आई है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह भीतर हो, अर्थात परावर्तक सतह भीतर हो, अथवा जिसकी बाहरी सतह को रचित या कलई कर दी जाती है। तो जिसके बाहरी सतह को रचित या कलई कर दी जाती है। अगर आप बाहर से रचित करोगे, बाहर से पॉलिश करोगे, तो स्वाभाविक है उसका अंदर वाला, भीतर वाला सतह परावर्तक हो जाएगा, और जिसका
भीतर वाला सतह परावर्तक होता है उसी दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। तो यह दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा क्या लिखा है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर हो, परावर्तक सतह बाहर होनी चाहिए, अथवा इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसकी भीतरी सतह को रचित या कलई कर दी जाती है। तो इसका भीतरी सतह तो ये हुआ अंदर। अगर हम अंदर से इसको रचित कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो इसकी परावर्तक सतह स्वाभाविक है बाहर हो गया। तो इस दर्पण का नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब कई सारे स्टूडेंट्स इसमें उलझ जाते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझने में, उसे याद नहीं रह पाता। तो आप इनमें से एक शब्द से समझ सकते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कॉनकेव कहा जाता है, और यहाँ पर एक शब्द आया है केव, जिसका अर्थ होता है गुफा। और हमें पता है कि गुफा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो अर्थात गुफा ये हुआ अंदर की ओर से, तो जिसका परावर्तक सतह अंदर हो उसे हम लोग केव कहेंगे, अर्थात कॉनकेव, जिसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ये एक याद रखने का तरीका है। ये जरूरी नहीं कि आप वैसे ही याद रखें, आप चीज़ों को समझें और उसे अपने हिसाब से उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जाना अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या है। इस डेफिनेशंस को आप नोट कर सकते हो, और इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन पर जाएंगे। अब हम लोग गोलीय दर्पण के विषय में थोड़ी सी कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हमें तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। ये हमारे पास एक गोला है, यह एक खोखला गोला है, ठीक है। और हमें पता है कि इस गोले को अगर हम किसी एक तरफ से, किसी एक सतह को अगर हम रचित करते हैं, कलई करते हैं या पॉलिश करते हैं, तो हमारे पास जो दूसरा सतह होगा वह परावर्तक सतह हो जाएगा। और हमें पता है अगर हम बाहर से पॉलिश करें तो उसका परावर्तक सतह अंदर होगा, जिसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और अगर अंदर से पॉलिश करें तो उसका परावर्तक सतह बाहर होगा, जिसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो मैथ में आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे कि कोई भी गोलाकार चीज़ हो उसका एक सेंटर होता है। तो इसका अगर हम लोग सेंटर मानते हैं तो हम मान सकते हैं ये इसका एक सेंटर है, जिसे हम लोग C से सूचित करेंगे, ठीक है। इस पूरे गोले का यह एक सेंटर है। अगर हम लोग एक साथ दोनों दर्पण का, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण का एक साथ अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो आइए हम लोग एक साथ चर्चा करते हैं। तो इसको एक टुकड़ा बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये टुकड़ा है, हमने इसको टुकड़ा कर दिया इस दर्पण को। तो एक गोला का, एक गोलीय दर्पण का ये दो टुकड़े हो गए। अब ये दो टुकड़े अभी कांच है सिर्फ, इसे हम लोग रचित करते हैं। तो मान लेते हैं इसे हम लोग बाहर से रचित करते हैं, इसे बाहर से रचित कर दिया, और इसे हम लोग अंदर से रचित कर देते हैं। और हमें बिल्कुल पता है जिसे हम लोग बाहर से रचित करते हैं और जिसकी परावर्तक सतह अंदर होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जिसे हम लोग अंदर से रचित करते हैं और जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण है और ये है अवतल दर्पण। दोनों दर्पणों के साथ साथ आज हम इसमें चर्चा करेंगे अलग अलग पॉइंट्स पर, ठीक है। तो अगर इस दर्पण से यहाँ तक की त्रिज्या की बात करें, हमें पता है कि किसी भी सेंटर से उसके सतह तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, जिसे हम लोग कैपिटल R से सूचित करेंगे। इस दर्पण के लिए भी वही बात, ये भी इस दर्पण के लिए ये त्रिज्या होगी, ठीक है। अब रही बात दर्पण में भी जो ये पॉइंट आया है, बीच का पॉइंट, मिडिल पॉइंट, दर्पण का भी आप नाम लिख सकते हो। इसका नाम MN लिख देते हैं, इसका भी नाम सेम लिख देते हैं MN। MN हमारा एक दर्पण है। तो इस दर्पण का जो सेंटर होगा, इस पूरे दर्पण का जो सेंटर होगा अर्थात बीच में, जो कि ये है, इसे P कहेंगे। P पोल अर्थात ध्रुव,
ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहा जाता है और उसे हम सूचित P से करेंगे। ठीक है, इस तरफ भी वही बात। अभी हम लोग 3 चीज़ों को जान चुके हैं कि इस दर्पण में एक सेंटर होता है और दर्पण के मध्य जो बिंदु होता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल अर्थात जिसे P से सूचित करते हैं, और दर्पण के केंद्र से इस दर्पण के जो ध्रुव हैं उसकी दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, जिसे हम लोग कैपिटल R से सूचित करेंगे। ठीक है, दोनों दर्पण को हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब एक और पॉइंट आती है फोकस की। फोकस कहाँ बनेगा, इसमें फोकस कहाँ होगा, तो फोकस के बारे में पहले जान लेते हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने समतल दर्पण वहाँ पर बताया था, और समतल दर्पण में एक चीज़ आपको बताया गया था कि यह अभिलंब है, जितने डिग्री से कोई किरण आती है उसका परावर्तन भी उतने ही डिग्री से, अर्थात अगर वह थीटा डिग्री से आ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन भी थीटा डिग्री के एंगल से ही होगा। 30 डिग्री से आ रही है तो 30 डिग्री से रिफ्लेक्शन होगा, 0 डिग्री से आ रही है तो 0 डिग्री से रिफ्लेक्शन होगा, 60 डिग्री से आ रही है तो 60 डिग्री से इसका रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन वो तब होगा जब यहाँ पर नॉर्मल पॉइंट होगा, नॉर्मल। अब यहाँ पर बात आ रही है, मैं अभी फ़िलहाल R को हटा देता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि ये R है। अब यहाँ पर हम फिलहाल बात करते हैं, अगर कोई भी किरण ऐसे आ रही है, हम किसी एक दर्पण पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम अवतल दर्पण पे ही चर्चा कर रहे हैं तो सेम वही कंडीशन उत्तल दर्पण में भी होगा, आप समझ सकते हो। तो हम किसी एक दर्पण पे चर्चा कर लेते हैं कि मान लिए कि यह कोई किरण, प्रकाश की किरण इस दर्पण पर इस बिंदु पर आया। अब इस बिंदु पर आया तो यह तो नॉर्मल है नहीं, यह तो कर्व है, यह तो वक्र है। तो जब वक्र रहेगा तो उसका वहाँ पर यह बात सुटेबल नहीं होगी कि जितना डिग्री पे आया, जितना एंगल पे आया उतने एंगल पर वह लौट जाएगी। और यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि यह 0 डिग्री पे आया तो 0 डिग्री पर लौट जाएगी। यह तब हम कहेंगे जब यहाँ पर कोई उसका नॉर्मल होगा। ये जब नॉर्मल होगा तो ये नॉर्मल तब ही होगा जब हम उसको सेंटर से मिलाएंगे। ये हमेशा आपको याद रखने हैं। जैसे ही यह सेंटर से मिल गया तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर यह नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल हुआ, अब आप यहाँ पर दिमाग लगाओ कि यह जो किरण आई है यहाँ पर इसका थीटा बन रहा है, यहाँ पर इसका थीटा बना। तो जैसे यहाँ पर इसका थीटा बना तो आपको पता है कि अगर यह थीटा डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हुआ तो वह रिफ्लेक्टेड भी थीटा डिग्री के ही एंगल से हो जाएगा, लाइक दिस। आप अपने पेज पे ट्राई करेंगे आप इससे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये बोर्ड है, थोड़ा सा तकलीफ़ें होंगी। आप अपने कॉपी पे ट्राई करें, आप वहाँ बेहतर कर सकते हो। तो हमने अभी क्या जाना कि किसी भी दर्पण में ये थीटा डिग्री के एंगल से अगर आपतित कोई किरण है तो थीटा डिग्री के एंगल से ही वह परावर्तित हो जाएगी। यह बात तब सुटेबल होगी जब वहाँ पर कोई नॉर्मल या प्लेन मिरर की बात हो। तो ये तो अभी प्लेन है नहीं, ये तो अभी कर्व है, ये तो कर्वेचर मिरर है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नॉर्मल बनाएंगे, उस पॉइंट को हम नॉर्मल बनाएंगे। तो उस पॉइंट को हम नॉर्मल कैसे बना सकते हैं, उसके केंद्र से, सेंटर से आप वहां तक एक लाइन खींच लीजिए तो उस पॉइंट पर अब हो गया नॉर्मल। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग एक और हमारे पास गोला है और यहाँ पर उसका सेंटर है, मान लीजिए हमको इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल बनाना है तो सेंटर से यहाँ तक की लाइन खींच लीजिए। हमें इस पॉइंट पे बनाना है, सेंटर से यहाँ तक का लाइन खींच लीजिए। हमें इस पॉइंट पे बनाना है, सेंटर से वहाँ तक का लाइन खींच लेना है। आप इसी क्रियाकलाप को करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि जिस भी पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल की चर्चा करना चाहो, अगर आप प्लेन मिरर की चर्चा करना चाहो तो सेंटर से वहाँ तक की लाइन आप खींच लें, आपका वो बिंदु, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और उसके दृष्टि से आप निकाल लें। ठीक है, उसी तरह की चर्चा अगर हम नीचे से भी करें सेम कंडीशन में, तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई रे जा रही है और अब हमारे पास ये बिंदु हो गया। तो इस बिंदु को सबसे पहले हमें नॉर्मल करना होगा, और ये नॉर्मल तभी होगा जब इसको हम लोग सेंटर से मिलाएंगे। अब हमने इसे सेंटर से मिला लिया है, अब ये हमारे पास एक नॉर्मल हो गया।
जैसे ही ये नॉर्मल हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि यह थीटा डिग्री के एंगल से इंसिडेंट हुआ, तो वह पुनः थीटा डिग्री के ही एंगल से रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगा, लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से। अब आप क्या देख रहे हो, जहां पर ये सारी बिंदुएं मिल रही हैं उसी को फोकस कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली कह सकता था कि ये सेंटर और पोल के जो मध्य है बिंदु, उसे हम फोकस कहेंगे, आप स्वीकार कर लेते। लेकिन यह कैसे होता है, इस पॉइंट को दर्शाने के लिए हमने इतना सारी बातों को डिस्कशन किया, ताकि आप समझें कि आखिर वो फोकस क्यों कहलाया, आखिर फोकस वही क्यों बना। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये फोकस बन रहा है, और उसका रीज़न क्या था, उन सारी बातों को आपने यहाँ पर इस डायग्राम में आपने देखा। फोकस को हम कह सकते हैं कि यह सेंटर और पोल का जो मिडल पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे फोकस, अर्थात c/2 इज इक्वल टू f, या फिर आप कह सकते हो r/2 इज इक्वल टू f। ये f इज इक्वल टू r/2 ये प्रूव्ड भी करने आता है, एग्जाम में भी इसका पॉइंट्स बहुत आता है, उसको भी हम चर्चा करेंगे अगले पॉइंट्स में, अभी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये C और पोल का जो मिडल पॉइंट है उसका आधा जो दूरी होगा वही आपका हो जाएगा फोकस, और ये चीज़ आपको प्रतिबिंब बनाने में काम आ सकता है, चाहे तो आप इसे भी नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित उसके संपूर्ण परिचय को हमने जाना, और अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। उनमें गोलीय दर्पण में जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण आते हैं। इन दोनों दर्पणों के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर वस्तु रखने पर उसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, इन चीज़ों को कई सारे स्टूडेंट्स ज़बरदस्ती याद करते हैं, जबकि यह याद करने के लिए नहीं है, इसे समझने की बात है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम अगले वीडियो लेक्चर्स में जो इसके विषय में डिस्कस करेंगे आपको बिल्कुल ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। आप कभी नहीं भूलोगे कि विभिन्न विभिन्न स्थानों पर रखने के बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, क्या होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इन बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी बातें समझने में आपको दिक्कत होती है या हमारे वीडियो लेक्चर से जुड़ी जो भी असावधानियां होती है, उन बातों को आप अपने विचार के माध्यम से कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता रहे कि क्या अच्छा है या फिर क्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।